नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका हमारे विवेचना आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ साउथ अमेरिका के बारे में जो डिस्कशन कर रहा था उसको आगे बढ़ाने वाला हूं। और आपको पता है कि अभी हम किस पॉइंट पर थे। तो पहली बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये देखो क्लास 10 है। पीछे की जो भी क्लासेस मैंने आपके साथ की हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, लाइन से मिल जाएंगी। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे साथ नया जुड़ रहा है, उसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीछे की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर वो देखना चाहें तो पीछे जाकर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम किस जगह पर थे? अभी जो हम थे वो हमने फिजियोलॉजिकली या हम कहें कि प्राकृतिक बनावट के आधार पर साउथ अमेरिका को, प्राकृतिक बनावट के आधार पर साउथ अमेरिका को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। तो शुरू करते हैं। और प्राकृतिक आधार पर हमने साउथ अमेरिका को 3 भागों में बांटा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर नेचुरली साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब इनमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट है एंडीज। ठीक है, एंडीज माउंटेन चेन, यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ये हमारे पीछे लास्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एंडीज जो है सर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब नॉर्थ से साउथ तक पूरी कंप्लीटली फैली हुई हैं। 7000 किलोमीटर तक इनकी लंबाई मानी जाती है और पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है, जिस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम अकांकागुआ है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से पठार हैं, जिसमें हमने बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, इक्वाडोर का पठार और डेस्पोब्लोडो का पठार है जो उसका नाम के बारे में बताया था। इसके अलावा यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं, जैसे कि कोटोपैक्सी हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इस जगह पर जो चिम्बिराजो है, किपियापो है ना, अकांकागुआ है, ये सारे भी मैंने यहाँ पर बात की थी। और कोटोपैक्सी जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो भी एंडीज का ही पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर लेक टिटिकाका के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, जो कि पेरू में स्थित है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ से 3 जो बड़ी फेमस नदियाँ हैं, ला प्लाटा, आप कह सकते हैं अमेजोन, और आप कह सकते हैं कि जो ओरिनिको, ये तो 3 नदियां हैं। ये यहाँ से उद्गम होता है, यहीं से ओरिजिनेट करती हैं, एंडीज से ही ओरिजिनेट करती हैं। और इसके पास जो इसके वेस्ट में, अगर हम माउंटेन चेन की बात करें तो इस माउंटेन चेन के वेस्ट वाले पार्ट में जो मैदानी भाग बनता है, उस मैदानी भाग में अट्टाकामा डेजर्ट मिलता है, जिसके होने का कारण पेरुवियन करेंट्स को माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर सेंट्रल में, बिल्कुल इस चेन के सेंटर पर एक उस प्लाटा दर्रा देखने को मिलेगा। उस प्लाटा जो पास है वो देखने को मिलेगा। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है जो वो गुजरता है। इस जगह से गुजरता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इतनी बातें मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। इसके अलावा जो सदर्न पार्ट है वो वहाँ पर पैटागोनिया का पठार भी मिलता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो एंडीज है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा बाकी क्या? सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं सेंट्रल प्लेन्स, मतलब मध्यवर्ती मैदान। आज जो हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो है मध्यवर्ती मैदान। और इसके अलावा एक और भाग जिसका नाम है, सेंट्रल प्लेन के अलावा आप ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात कह सकते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड मतलब पूर्वी उच्च पठार, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो मैंने कहा इसको 3 पार्ट्स में हमने बांटा है, जिसमें से ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी 2 हैं जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे पहले अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो है सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि मध्यवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती अगर मैं मैदान के बारे में बात करूं आपसे, तो आपको पता है कि सर मध्यवर्ती मैदान
आप जानते हैं कि सर कोई भी मैदानी भाग बनने के लिए जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है नदियां। ठीक है, वो नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो इस मैदानी भाग का निर्माण कर रही हैं, इस मैदानी भाग का निर्माण कर रही हैं, और वो जो नदियां हैं वो कैसे निर्माण करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर नदियां बेसिकली क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, और इन सेडिमेंट्स को, अवसादों को अगर कहा जाए, ये जो सेडिमेंट्स लाती हैं, ये जो अवसाद लाती हैं, इनको वो क्या करती हैं, जमा करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं, और जमा करके एक क्या है कि समतल भाग बना देती हैं, समतल यानी प्लेन एरिया बना देती हैं, समतल यानी प्लेन एरिया का निर्माण कर देती हैं, बना देती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कहा जाए कि मैदानी भाग है जो वो साउथ अमेरिका के कितने पोर्शन में है, तो याद रखिएगा कि ये जो मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग साउथ अमेरिका के, मैदानी भाग साउथ अमेरिका के 45% एरिया में फैला हुआ है, एरिया में स्ट्रेस्ड है, यानी कि फैला हुआ है, फैला है। मैदानी भाग साउथ अमेरिका के 45% एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियां हैं यहाँ पर, इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सर कौन कौन सी नदियां हैं जिनसे ये मैदान बनता है। तो 3 मेन इसके पार्ट रहेंगे, इसके सब पार्ट 3 रहेंगे। एक रहेगा आपका ऑरिनिको का मैदान, तो हेडिंग डालिए ऑरिनिको का मैदान। ऑरिनिको का मैदान। अगर हम ऑरिनिको के मैदान के बारे में बात करें तो ये जो मैदान है, यहां पर ऑरिनिको रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ऑरिनिको रिवर और उसकी सहायक नदियां और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो जो भी ऑरिनिको रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब मिला करके इसका निर्माण यहाँ पर कर देती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे, जब मैदानी भाग है तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, घास के मैदान। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। घास के मैदान जो यहाँ पर मिलेंगे, मैदान उनको क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पर जो मिलने वाले घास के मैदान है उनको लानोज बोलते हैं, लानोज। लानोज जो कहाँ है एग्जैक्टली अगर कहें तो वेनेजुएला में माने जाते हैं, वेनेजुएला। ठीक है, लानोज वेनेजुएला में यहाँ पर घास के मैदान है जो वो मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार ऑरिनिको रिवर, हालांकि हम नदियां अभी अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन नदियों को आप ये देख लीजिए कि इधर आपको ऑरिनिको रिवर है जो ये रही, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो ऑरिनिको हो गई, और इसकी जो भी सहायक नदियां हैं ये सब मिला करके ये वाला जो एरिया है, इस जगह पर जो एरिया आपको दिख रहा है, इस जगह पर जो घास का मैदान बनता है, उस घास के मैदान का क्या नाम है भाई, उस घास के मैदान का जो नाम है वो है आपका लानोज। लानोज पूछा जाता है, लानोज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। और जो सेकंड सब पार्ट है इसका वो है आपका कौन सा मैदान है। अब आप ये कहेंगे कि सर ऑरिनिको के अलावा अमेजन का मैदान। अमेजन का मैदान ठीक है, अगर मैं अमेजन के मैदान के बारे में बात करता हूं तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान अमेजन का मैदान है, जो कि आप कह सकते हैं कि अमेजन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेन एरिया ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान दैट इज अमेजन प्लेन। अमेजन प्लेन इज द लार्जेस्ट प्लेन एरिया ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, इसमें आप यहां पर कह सकते हैं कि सर यहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल यानी डेंस फॉरेस्ट हैं जो वो इस जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो घने जंगल हैं इनको हम क्या कह देते हैं,
इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ के जो घास के मैदान है वो यही है, नाम है सेलवास, नाम है सेलवास, सेलवास, नाम है सेलवास, ठीक है, इसका नाम हो जाता है सेलवास। दीज आर द डेंस फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द अमेजन प्लेन। और आजकल ये क्या है, ये आजकल बहुत चर्चा में भी है, क्यों? क्योंकि अमेजन के जंगल हैं जो वो काटे जा रहे हैं, इस एरिया में जंगल की आग भी है जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आजकल यहाँ पर रह रही है ना। और इसके अलावा इनका अमेजन प्लेन का जो ढाल है, अगर ढाल की बात करें तो इसका ढाल उत्तर पूर्व को है, इसका ढाल किधर है? उत्तर पूर्व को है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका आपको ढाल देखने को मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका ढाल देखने को मिलता है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इस प्लेन में कृषि योग्य भूमि कम है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जो वो बहुत कम है। आप लिख सकते हैं कि लेस एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, यहाँ पर आप ये बात लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जो वो यहाँ पर कम है काफ़ी, ठीक है, कम है, कृषि योग्य भूमि है जो वो काफ़ी कम है। अमेज़न का मैदान है जो वो इस जगह पर कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे प्रमुख मैदान या तीसरा जो इसी का सब पार्ट रहेगा, कौन सी नदी है बताइए जल्दी से, कौन सी नदी है? तो आपको पता होगा कि सर ला प्लाटा, जिसको बड़ा फेमस कहा जाता है, पराना पराग्वे का मैदान, पराना पराग्वे का मैदान, ठीक है। तो पराना पराग्वे का मैदान, इसको मैं पहले अमेज़न आपको पढ़ा दिया, तो अमेज़न को देख लीजिए एक बार। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये सेलवास है ना, ये रहा एरिया सेलवास वाला। तो ये वाला जो एरिया अमेज़न वाला है, ये आपका अमेज़न वाला एरिया है। और ये ऊपर वाला जो है वो आपने अभी देखा ओरिनिको का मैदान, ओरिनिको का मैदान, तो ऊपर वाला ओरिनिको का मैदान और ये आपका हो गया अमेज़न का मैदान, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा मैदान यहाँ पर पड़ रहा है, तीसरा जो पड़ रहा है वो है पराना पराग्वे का मैदान, मतलब ये नीचे वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रही आपकी पराना और ये रही आपकी पराना और ये रही आपकी पराग्वे। तो ये है पराना और ये है पराग्वे, ठीक है। तो पराना पराग्वे और इन दोनों में मिल जाती है उरुग्वे, सलाडो, पढ़ेंगे अभी, ठीक है, नदियों में पढ़ेंगे। पराना पराग्वे का मैदान इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है प्लाटा, प्लाटा मतलब डेल्टा, इसको ला प्लाटा जो बोल रहे हैं तो वो इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर जो प्लाटा बन रहा है, ला प्लाटा जो बन रहा है, ये यहाँ पर इस जगह पर ये तीनों नदियों का मिक्सचर वाला पार्ट है जो वो इस जगह पर बन रहा है, ठीक है। तो पराना पराग्वे के मैदान के नाम से ये जानी जाती है। खैर, बात करते हैं, लिखिए पराना और पराग्वे का मैदान। ठीक है, पराना पराग्वे प्लेन्स, पराना पराग्वे प्लेन्स। अगर हम पराना पराग्वे प्लेन्स के बारे में बात करें तो क्या है ये बेसिकली, इसमें आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में ये मैदान है जो ये ब्राजील का पठार है, जो उसके सदर्न मोस्ट पार्ट को हम कह सकते हैं। तो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू, सदर्न पार्ट of Brazilian plateau, southern part of Brazilian plateau, ठीक है, मतलब ब्राजील के पठार, ब्राजील के पठार का दक्षिणी भाग, ब्राजील के पठार का दक्षिणी भाग, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन प्लेट्यू है जो आप इसको मान सकते हैं। और इस मैदान को हम क्या कह देते हैं? ला प्लाटा, ठीक है, ला प्लाटा, इसको ला प्लाटा, ला प्लाटा भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ला प्लाटा, ला प्लाटा के नाम से भी इसको, ला प्लाटा मतलब आप मान लीजिए कि सहायक नदियां इसमें जब मिक्स हो जाएंगी तो सहायक नदियां, तो ला प्लाटा प्लेन्स भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए कि ये मैदान है जो ये समतल है और उपजाऊ है, समतल है, समतल मतलब प्लेन, और उपजाऊ है, उपजाऊ मतलब प्रोडक्टिव,
उपजाऊ मतलब प्रोडक्टिव है, ठीक है, उपजाऊ मतलब प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है, याद रखिएगा। और इस मैदान में यहाँ पर आप कहेंगे सर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, नाम बता दीजिए जल्दी से। शीतोष्ण घास के मैदान इस जगह पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं। और नाम क्या हो जाता है शीतोष्ण घास के मैदान, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाई जाती है। और नाम क्या हो जाता है इसका, पंपास, पंपास, वेरी फेमस, पंपास, पंपास, ठीक है, पंपास, वेरी फेमस, पंपास है जो, पंपास है जो वो शीतोष्ण घास के मैदान है, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स है ये, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ठीक है। इतने फैक्ट्स जो हैं वो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स है बेटा, ये क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है ये, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया। तो आपने क्या क्या देख लिया, तीन चीजें हैं जो वो आपने अभी तक सीख ली। तीनों घास के मैदान पूछे गए हैं, पास्ट में भी, आगे भी पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बता दो कि ओरिनिको का मैदान कौन सा है। ओरिनिको का मैदान में जो बनने वाली घास है, यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है। जल्दी से बता दो कि अमेज़न में वाले क्षेत्र में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है। और जल्दी बताइए कि पराना पराग्वे, यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम क्या है। तो पहले जो ओरिनिको का मैदान है वहां पर आपकी लानोस मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी, लानोस, लानोस। अमेज़न है जो, वहां पर आपको सेल्वास मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सेल्वास, सेल्वास। और पराना पराग्वे में आपको मिलेंगे पंपास, पंपास, ठीक है। तीनों ही याद रखने होंगे, तीनों ही आपको याद रखने होंगे। यहां पर हम मध्यवर्ती भाग को खत्म करते हैं। और मध्यवर्ती भाग के बाद जो आगे का भाग आता है, इसके आगे का जो भाग आएगा वो क्या है, वो है आपका पूर्वी पठार या उच्च प्रदेश, ठीक है। इसको हम ईस्टर्न हाईलैंड्स भी बोल सकते हैं। तो थर्ड लिखिए, ईस्टर्न हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स या पूर्वी उच्च पठार, पूर्वी उच्च पठार, पूर्वी उच्च पठार है जो, वो भी इसका नाम रखा जा सकता है, राइट। पूर्वी उच्च पठार के बारे में बात करें, ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में बात करें, तो इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर साउथ अमेरिका के पूर्व में ब्राजील की जो उच्च पठार है, पूर्व में क्या है, ब्राजील का उच्च पठार है, पैटागोनिया का उच्च पठार आपको पैटागोनिया मिलता है, और आपके कह सकते हैं कि ब्राजील का पठार है जो वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका के पूर्व में आप देखिए, जो साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में साउथ अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, ब्राजील का उच्च पठार, ब्राजील का उच्च पठार, उच्च पठार मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इट इज ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस पैटागोनिया, 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 पैटागोनिया। और इसके अलावा यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील का पठार भी यहाँ पर स्थित है, या यूँ कहें कि गुयाना, गुयाना का पठार, गुयाना का पठार, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया प्लेट्यू और गुयाना प्लेट्यू, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन मिला करके ईस्टर्न हाईलैंड्स है जो वो कहलाया जा रहा है, ठीक है। ये सारा प्लेट्यू मिला करके हम, मतलब सारा पोर्शन मिला करके ब्राजीलियन हाईलैंड्स मिल जाएंगी। इसमें आप कह सकते हैं कि सर पैटागोनियन प्लेट्यू और गुयाना का जो प्लेट्यू है, ये तीनों का पोर्शन जो मिला करके अगर हम कहेंगे तो इसको हम ईस्टर्न हाईलैंड्स कह देंगे। मतलब कहने का, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये वाला हिस्से की बात करें कि यहाँ सर गुयाना वाला यहाँ पर एक प्लेट्यू बन गया,
इधर वाला जो ये इधर वाला जो प्लेट्यू बन गया, इधर जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, मतलब ये वाला हिस्सा ले लीजिए, ये रहा आपका ब्राजीलियन हाईलैंड और ये रहा आपका पैटागोनियन हाईलैंड्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, हालांकि बिल्कुल चेन की तरह जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर उठा हुआ भाग, यहाँ पर उठा हुआ भाग, यहाँ पर उठा हुआ भाग है, जो इन तीनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं, पूर्वी उच्च पठार या ईस्टर्न हाईलैंड्स है जो वो हम इसको बोल देते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स है जो वो हम इसको बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसमें ये गुयाना का पठार, ये आपका ब्राजीलियन पठार और ये आपका पैटागोनिया का पठार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सर मैदानी भाग है, ये पूरा मैदानी भाग है। ये इधर आपने देखा कि क्या है, ये आपने देखा कि एंडीज है, एंडीज है, ये आपको एंडीज देखने को मिली, ये आपको ईस्टर्न हाईलैंड्स देखने को मिले और ये आपका मैदानी भाग देखने को मिला, ये आपको मैदानी भाग देखने को मिला। राइट राइट, चलिए चलिए, इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो वैसे तो मैंने आपको तीनों पूरा एरिया यहाँ पर दिखा ही दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैटागोनिया का पठार और एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक यहाँ पर ये फैला, पैटागोनिया का पठार है जो वो एंडीज से लेकर के अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप लिखें कि जो पैटागोनिया का पठार है, पैटागोनिया प्लेट्यू spreads from पैटागोनिया प्लेट्यू spreads from कहां से कहां तक, कहां से कहां तक आप कह सकते हैं सर, फ्रॉम एंडीज टू अटलांटिक ओशन। ठीक है, टू अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन तक ये फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। और एंडीज पर्वतमाला इस महाद्वीप में जल विभाजक के रूप में फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला यानी माउंटेन चेन, पर्वतमाला इस कॉन्टिनेंट में, इस कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में, महाद्वीप में जल विभाजक की तरह फैली हुई है, जल विभाजक की तरह फैली हुई है, की तरह फैली हुई है, फैली हुई है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे सर ये जल विभाजक क्या चीज़ है। एंडीज पर्वतमाला महाद्वीप में जल विभाजक की तरह फैली हुई है, मतलब इट एंडीज हैं जो ये आप कह सकते हैं कि वाटर डिवाइड की तरह है, जो एंडीज plays an important role for the water divide in this continent। इस कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो वाटर डिवाइड की तरह यहाँ पर ये फैली हुई है। क्या है इस वाटर डिवाइड का मतलब? देखो बेटा, वाटर डिवाइड का मतलब ये है कि सर ये जो लंबी लंबी यहाँ पर माउंटेन चेन दिख रही है, इस माउंटेन चेन में इधर वाली नदियां हैं जो वो ईस्ट साइड की हो जाएंगी और इधर वाली नदियां वेस्ट की हो जाएंगी। कोई नदी ना तो इधर से उधर जाएगी ना इधर से इधर जाएगी। ठीक है, तो ये है जो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये आपका वाटर डिवाइड कहलाता है कि इधर की सारी नदियां इधर ही गिरेंगी और इस तरफ से ओरिजिनेट हो रही हैं जो नदियां वो इधर आपको गिरेंगी। तो इसलिए ये छोटी नदियां हो जाती हैं, तो ये आपकी एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि एस्चुरी बनाती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि सर ये जो नदियां हैं ये यहाँ पर ज्वार नद मुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख। और क्या है इसका कारण? ज्वार नद मुख बनाने का कारण है छोटा या कम अवसाद का होना। कम अवसाद मतलब लेस रिसोर्सेस, लेस मिनरल्स का होना। आप कह सकते हैं ये सर कम अवसाद है, कम सेडिमेंट्स हैं, लेस सेडिमेंट्स, लेस सेडिमेंट्स हैं जो, उनकी वजह से यहाँ पर ज्वारनद मुख बनते हैं। और इधर जो बनने वाली नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा है जो वो यानी कि रिच सेडिमेंट होता है, यहाँ पर सेडिमेंट या मोर सेडिमेंट आप कह सकते हैं। सर ज्यादा सेडिमेंट होता है इसलिए डेल्टा बना देती हैं, इसलिए यहाँ पर ये डेल्टा बना देती हैं। ये बिल्कुल भारत में जैसा आपने भारत में भी आप साउथ वाली जो नदियां हैं उसकी भी बात करें तो सर भारत में अगर जल विभाजक की बात करें तो क्या हो जाते हैं? अगर मैं भारत के जल विभाजक की बात करूं तो देखो यहाँ पर 3 जल विभाजक पाए जाते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो 3 जल विभाजक यहाँ पर क्या कौन से मिलेंगे? आप ये कहेंगे कि सर ये इस तरीके से यहाँ पर अरावली फैले हुए हैं और फिर ये
इधर क्यों कौन है, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सर विंध्यास फैले हुए हैं, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, इस जगह पर अगर कहा जाए तो इधर जो आपके फैले हैं वो हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये पूरे क्या है, ये जल विभाजक है, ये सब जल विभाजक है, ठीक है, ये सब जल विभाजक हैं, ये जल विभाजक हैं। कैसे ये जल विभाजक हैं कि सर अरावलीज की इधर वाली नदियां हैं जो वो आपको ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती हुई दिखेंगी, और अरावली के वेस्ट में ओरिजिनेट जो होती हैं नदियां वो वेस्ट में ही फ्लो करती हुई दिखेंगी। विंध्यास हैं जो इसके ऊपर वाली नॉर्दर्न नदियां कहलाती हैं, और इसके ये वाली कहलाती है ईस्टर्न नदियां, ये वाली हो गई वेस्टर्न नदियां, ये हो गई नॉर्दर्न, और इधर वाली नीचे हो गई सदर्न नदियां, ठीक है। वैसे ही इधर वाली हैं जो ये वेस्टर्न हो गई और इधर वाली ईस्टर्न हो गई, ठीक है। तो ये नदियां इधर से उधर नहीं जाती, जैसे भारत में है बिल्कुल वैसा ही आपने साउथ अमेरिका में भी देखा। मेरे ख्याल से ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीजों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और फिर कल हम देखेंगे साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियां, साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको सारी बात बता देता हूँ, जिसमें कि मैं यहाँ पर साउथ अमेरिका के डिविजन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डिविजन्स में मैंने आपको एंडीज माउंटेन चेन है जो, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जो एंडीज माउंटेन चेन है वो नॉर्थ से साउथ तक यहाँ पर फैली हुई आपको दिखेगी, है ना। चलिए मैप खोल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर रहे। आप अपनी कॉपी खोल लेना, मैं यहाँ पर मैप खोल देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। देखो एक मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, एक मैंने एंडीज के बारे में यहाँ पर बताया, और एंडीज के बारे में आपने क्या जाना, आपने जाना कि सर नॉर्थ से साउथ तक फैली है, 7000 किलोमीटर की यहाँ इसकी लंबाई है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कही, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कही जाती है, इसका सबसे ऊंचा माउंटेन अकांकागुआ है। इसके अलावा आपने यहाँ पर पठारों की बात की, बोलीविया का पठार यहाँ मिलता है, पेरू का पठार यहाँ मिलता है, इक्वाडोर का पठार मिलता है, और डेस्पोब्लोडो का पठार है जो वो भी इस जगह पर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर यहाँ पर जो इक्वाडोर है, इस इक्वाडोर में जो राजधानी है क्योटो, वो सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, उसकी अगर बात करें तो सर कोटोपैक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ऊंचाई पर स्थित भी है, वो भी यहीं पर इसी एंडीज की ही पर ही पाया जाता है। इसके अलावा सर यहाँ पर एक झील है, नाम है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका है जो, उसकी अगर बात करें तो पेरू और बोलीविया के बीच में पाई जाती है, और ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाली यहाँ पर ये एक झील है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली 3 नदियाँ, जिसका नाम है आपने ओरिनिको, अमेजन और ला प्लाटा, ठीक है। ये तीनों नदियां हैं जो वो इस जगह से ओरिजिनेट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करते हैं तो एंडीज है जो, वो इसके इधर आप देखेंगे तो सकरा मैदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा पतला सा यहाँ पर एक मैदान देखने को मिलेगा। सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है जो गुजरने के लिए उस प्लाटा नामक दर्रा है यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अट्टाकामा डेजर्ट, इधर आपको अट्टाकामा डेजर्ट, मतलब इस प्लेन वाले एरिया के सेंटर वाले पार्ट पर आपको अट्टाकामा डेजर्ट्स हैं जो वो देखने को मिलेंगे, जिसके होने का कारण क्या है, पेरू की ठंडी जलधारा इसका कारण बन जाती है। और यहाँ आपको जो क्या मिलेगा, पटागोनिया का पठार, ये रहा पटागोनिया का पठार, ये रहा पटागोनिया। तो पटागोनिया का पठार है जो वो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस जगह पर आपको पैटागोनिया का पठार है जो वो देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर और क्या बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया मध्यवर्ती मैदान के बारे में, मतलब ये हो गया आपका किनारे वाला हिस्सा। आपने देख ही लिया कि सर किनारे वाले हिस्से में क्या है, किनारे वाले हिस्से में ये आपका किनारे वाला हिस्सा हो गया। किनारे वाले हिस्से में आपका क्या है, ये आपकी माउंटेन चेन हो गई एंडीज। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड वन इज मध्यवर्ती प्लेन, मतलब सेंट्रल पार्ट। तो ये है आपका सेंट्रल पार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर नदियों का काफी बोलबाला लग रहा है। तो तीन नदियां मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां तीन, वन इज ओरिनिको रिवर इस जगह पर। तो ये वाला एरिया जिस जगह पर प्लेन बनता है, ये प्लेन बनता है जो ये वाला, तो यहाँ पर कौन सी है, ओरिनिको रिवर का बोलबाला है, ओरिनिको नदी का बोलबाला है। और वहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो ओरिनिको नदी पर जो है वो कौन से हैं, लानोस के घास के मैदान मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड वन इज, इस जगह पर जो नदियां मिलती हैं मतलब अमेजॉन और उसकी सहायक नदियां, और अमेजॉन और उसकी सहायक नदियां हैं जो इस जगह पर जो आप कहेंगे कि घास के मैदान बनाती हैं, उसका नाम है वेनेजुएला में पाई जाने वाले लानोस, ठीक है, सॉरी लानोस तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अमेजॉन पर्वत से अमेजॉन के मैदान पर जो मिलते हैं वहां पर अगर कहेंगे तो उसका नाम है सेल्वास, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने क्या कहा आपको,
मैंने कहा यहाँ पर आपको वेनेजुएला में लानोस मिलेंगे, वेनेजुएला लानोस इस तरीके से क्या है कई बार आ भी जाता है, और निको ना लिख करके वो वेनेजुएला लिख देते हैं। वेनेजुएला में क्या लानोस, ठीक है, यहाँ ब्राजील में क्या सेल्वास, ठीक है, और ब्राजील में ही एक एरिया में नीचे जो कि आपका लाप्लाटा वाला एरिया है, यहां पर क्या कह देते हैं पंपास, ठीक है। तो ये आपके पंपास घास के मैदान जो कि ब्राजील वाले पार्ट में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्राजील वाले पार्ट में आपको पंपास के घास के मैदान इस जगह पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो तीसरी चीज है वो क्या था, ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो जब मैं ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में बात करता हूं तो ईस्टर्न हाईलैंड्स कहां पर पाया जाएगा, कहां पर कौन सा 3 पोर्शन है जहां पर ईस्टर्न हाईलैंड पाए जाएंगे। तो एक तो सर ये रहा ऊपर वाला, ठीक है, एक तो ये वाला एरिया, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ईस्टर्न हाईलैंड के इस वाले पार्ट को हम कहेंगे सर गुयाना की उच्च भूमि, गुयाना प्लेट्यू। इधर आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स मिलेंगे, इधर आपको क्या मिलेंगे पैटागोनिया हाईलैंड। तो ये तीनों मिला करके पैटागोनिया हाईलैंड्स, ठीक है, ये तीनों मिला करके आपको क्या कहलाते हैं, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स कहलाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं जो वो इस जगह पर ये कहलाते हैं। तो अगर पैटागोनिया की बात करें तो पैटागोनिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में फैली हुई मिलेगी, मतलब आप कह सकते हैं सर एंडीज से लेकर अटलांटिक ओशन तक फैली हुई हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक कंप्लीट रिवीजन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बार बार इस चीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि इजीली आप चीज़ों को मैनेज कर पाए। और कल जो हम कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में जो हमारा मेन एम होगा वो है नदियों को डिस्कस करना, कि साउथ अमेरिका की नदियाँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस साउथ अमेरिका की नदियों के अलावा हमें यहाँ पर क्या क्या और है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको कृषि के बारे में भी पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में जो कृषि है वो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कृषि को लेकर के आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ के खनिज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर आपका फिजियोग्राफी खत्म होगा और खनिजों के बाद थोड़ी भाषा संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ की जो संस्कृति है उसको लेकर के भी हम एक डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। इसको लेकर के भी एक डिस्कशन रखेंगे, और इसके अलावा कुछ विविध चीज़ें जो भी हमें ज़रूरी लगेगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अभी आपको इसमें साउथ अमेरिका के मामले में पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी की क्लास कल कंटिन्यू रखेंगे, कल है जो वो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एवरीवन। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।